फिर से सुन लो जा भाई क्वेश्चन, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज अ कैपिटल लेटर, कॉमा स्मॉल लेटर, डिजिट और अ स्पेशल कैरेक्टर। जो उन्होंने बोला है ना स्पेशल सिंबल, दैट मीन्स स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन समझना। हम लोगों के कीबोर्ड में 4 तरह की चीज़ें होती हैं। क्या होता है कीबोर्ड में? जैसे कि हमने कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड में हम लोग की 4 तरह की चीज़ें हैं। वो 4 तरह की चीज़ें क्या है, जरा ये देखना। इसमें सबसे पहले या तो कीबोर्ड में हमारे पास क्या है, कैपिटल लेटर्स है, कैपिटल A to Z है, या तो कीबोर्ड में हमारे क्या है, स्मॉल लेटर्स है, या तो कीबोर्ड में हमारे पास क्या है, डिजिट्स है, और नहीं तो कीबोर्ड में क्या है, सिंबल्स। जो भी बचा वो सब हमारे क्या बोले जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मीन्स इसमें क्या क्या आ गया, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, हैश, क्वेश्चन मार्क, स्पेस, सब कुछ इसमें आ गया। सब कुछ जो इनमें नहीं है इन तीनों में, उसके अलावा जो सब बचा वो क्या माना जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर। पॉइंट समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो इस रेंज में है, इसमें है, इसमें है या इसमें है, तो हम लोग इसमें इफ एल्स लगा देंगे। अगर इफ कैरेक्टर जो CH है या जो भी लिया है, CH अगर A या A से बड़ा है, Z या इससे छोटा है, तो हमने प्रिंट कर दिया कैपिटल लेटर। अगर इससे में है तो स्मॉल लेटर, इससे इसमें है तो डिजिट, और नहीं तो क्या, स्पेशल कैरेक्टर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग इसको लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर को। तो हम लोग इसको पैरामीटर या एक काम करते हैं, स्कैनर क्लास से भी बनाते हैं। स्कैनर क्लास से बनाएंगे तो स्टार्ट करो जरा। स्कैनर क्लास में इंपोर्ट से लिखना शुरू करो। चलो जल्दी जल्दी लिखते चलो। इंपोर्ट हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले इंपोर्ट, सभी को एक कंप्लीट प्रोग्राम हम लिख के दिखा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, लाइक दिस वन, फाइन। उसके बाद हमने क्या किया, क्लास का नाम दे दिया कुछ भी। हमने क्लास का नाम दे दिया चेक। चेक दे देते हैं हम लोग कैरेक्टर में, लेकिन कैरेक्टर में हम लोग जो है कैरेक्टर ऐसे लिखेंगे कि वो कैरेक्टर की एग्जैक्टली स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर क्लास होती है कैरेक्टर क्लास, ठीक है। तो इसलिए चेक दे देते हैं, दैट इज बेटर। देन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वॉइड मेन। कुछ स्कूल्स में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं, तो वो चीज़ अपने हिसाब से समझ के करना, ठीक है। वाइड मेन, एंड देन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन एंड सेमी कॉलन, ठीक। और हम ये पहले भी बोल चुके हैं कि याद कर लो कि भाई हर स्कैनर क्लास के प्रोग्राम में इतना तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पे नहीं, वो होता है हम लोग का बफर रीडर में ऑप्शनल होता है, लिखना चाहे लिख सकते हो। अभी हमने यही बोला, बहुत से स्कूल में टीचर्स लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग या GS थ्रोज, ये सब वो सब ऑप्शनल है। गेट बंद कर दो जा, अच्छा रहने दो आ रहे हैं पीछे, ठीक है। वो सब हमारा क्या है, ऑप्शनल है, लिख सकते हो। और अगर स्कूल में लिखाते हैं तो स्कूल के पेपर में लिख ही देना, तो वो बेटर है, नहीं तो कभी कभी टीचर गुस्सा भी जाते हैं, ठीक है। तो बाकी बोर्ड वोर्ड में कोई टेंशन नहीं है, और बोर्ड में हम लोग नहीं लिखते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अब स्कैनर के बाद ये हो गया। अब हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें क्या चीज़ इनपुट करनी है बताओ? क्वेश्चन में क्या बोला गया इनपुट करने को? कैरेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग को एक कैरेक्टर इनपुट करना है। तो इसके लिए हम लोग ने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, SOPLN एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का फंक्शन कोई बताएगा? कैरेक्टर का फंक्शन कौन सा होता है इनपुट करने का? SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, वेरी गुड, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर को इनपुट करा लेते हैं, CH इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, ये लाइक दिस वन, ठीक। ये हम लोग का कैरेक्टर इनपुट हो गया। अब ये जो कैरेक्टर होगा ना, ये कैरेक्टर या तो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा या डिजिट होगा या तो कुछ भी हो सकता है। गेट बंद कर दो जा,
ठीक है। तो या तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे चेकिंग लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग इसकी चेकिंग लगाएंगे। जो लोग लेट आए हैं वो जरा सुन ले। एक हमने क्वेश्चन ये करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि हमें एक कैरेक्टर इनपुट करना है। जैसे हमने एक कैरेक्टर इनपुट किया, कुछ भी इसमें हमने इनपुट कर दिया, मान लो स्मॉल ए। तो हमें ये चेक करना है कि ये हमारा कैपिटल लेटर है, कि ये जो इनपुट किया गया है वो स्मॉल लेटर है, कि वो कोई डिजिट है, या कोई वो स्पेशल कैरेक्टर है। हमने बोला कि 4 तरह की चीज़ें ये होती हैं कीबोर्ड में। या तो वो कैपिटल लेटर होगा तो हम लोग ए से जेड तक चेक करेंगे, या तो स्मॉल लेटर होगा तो स्मॉल से स्मॉल जेड चेक करेंगे, डिजिट होगा तो 0 से 9 चेक करेंगे, नहीं तो अगर ये तीनों नहीं हुआ देन इट विल बी अ स्पेशल कैरेक्टर। पॉइंट समझ में आ गया? ये हम लोग इसमें लॉजिक लगा रहे हैं। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, इंपोर्ट इतना तो लिखना ही होता है, सबको पता है ना। ये तो हम लोग इंपोर्ट के प्रोग्राम में लिखते ही लिखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक का इंपोर्ट का तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद हमने बोला एंटर आ कैरेक्टर, और स्कैनर क्लास में कैरेक्टर का फंक्शन कौन सा होता है, ये sc.next.caret 0। बफर रीडर में कोई बताओ? हाँ, br.read नहीं, br.read और उसकी टाइप कास्टिंग करते हैं, कैर br.read। अगर बफर रीडर से बनाते तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, c इक्वल टू कैर br.read, ऐसे हम लोग बनाते। याद आ रहा है? ठीक है। बट हमने स्कैनर क्लास से बना लिया है तो हम लोग इसको बफर रीडर का कोई काम नहीं है। तो अब बस इफ एल्स लगाते जाना है। और इसको दो तरीके हैं, इसको हम स्काई वैल्यू से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हम पहले स्काई वैल्यू से बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट भी बता देंगे। ओ, इससे डायरेक्ट बता रहे हैं। इफ क्या, ch क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ध्यान से समझना, ch ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और कंडीशन क्या लगा आगे, एंड क्या, ch लेस देन इक्वल टू स्मॉल वो कैपिटल Z, कैपिटल A से बड़ा हो या बराबर हो, किस यहाँ तक। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या माना जाएगा, कैपिटल लेटर। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया SOPLN कैपिटल लेटर, फाइन, ये हमने मैसेज दे दिया कैपिटल लेटर। अब इसके बाद आगे लिखते चलो साथ में, अब तो कुछ बचा नहीं खास समझने को। एल्सिफ, हाँ क्या, हाँ तो जो ch निकलेगा वो अगर a या a से बड़ा हुआ और साथ ही साथ वो z या z से छोटा हुआ, तो इसका मतलब वो कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है, a से z से। तो यानी और कैपिटल चेक कर दो, ये हमने मैसेज दे दिया कैपिटल लेटर। ऐसे स्मॉल लेटर के लिए भी मैसेज दे देंगे, इफ ch, या इसको अपने आप ट्राई करो तुम लोग। स्मॉल लेटर में सिंगल, वो स्मॉल लेटर वाला बट सिंगल कोट्स में लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। चलो लिखते चल रहे हैं हम भी साथ में, तो जिसको दिक्कत है तो देख के लिख लेना। ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड ch लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, लाइक दिस वन, फाइन। तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, SOPLN स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। फिर आ जाते हैं हम लोग डिजिट। अच्छा, डिजिट्स में सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत है क्या, हाँ है, क्यों, क्योंकि जो हम तुम इनपुट कर रहे हो वो किस टाइप की वैल्यू ले रहे हो, और कैरेक्टर की चेकिंग चाहे कुछ भी दो, स्मॉल सिंगल कोट्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एल्सिफ में बोला ch ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0 एंड ch लेस देन इक्वल टू क्या 9। अगर ऐसा होता है तो हमने यहाँ पे SOPLN में बोला डिजिट। मैसेज तुम कुछ भी दे सकते हो, इट इज अ डिजिट, इट समथिंग डिजिट, और अगर ये भी फॉल्स हुआ देन इट विल बी व्हाट, then it will be a special character, it will be a special character। and void main बंद किया and class बंद किया। इसमें वेरिएबल्स कितने आए टोटल, एक, कौन सा, ch। तो हम लोग ch को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कैर ch, ये करना यहाँ पे डिक्लेयर चाहिए, बोर्ड कहता है, अदरवाइज करने को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और बगल में भी कर सकते हैं, ठीक है,
वो सब डिजिट तो 0 से 9 ही होते हैं, डिजिट है, नंबर की बात नहीं है। अगर 10 11 है तो वो नंबर बोला जाता है, ठीक है। और कैरेक्टर में तो नंबर वैसे भी नहीं आएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा, सिंगल ही दे सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो इलीगल वैल्यू में इलीगल एक्सप्रेशन करके समथिंग आएगा, ठीक है। जो भी मैसेज दोगे वो डबल कोट्स के अंदर होगा, लेकिन अगर हमने मान लो कह दिया वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो फिर प्लस और फिर वो जो है विदाउट डबल कोट्स होगा। जैसे हमें यहाँ पे CH की वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो हम दे देते हैं डिजिट इज प्लस CH, वो डबल कोट्स के बाहर रहता, तो वो CH नहीं प्रिंट करता, उसकी वैल्यू प्रिंट करता, बट जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज प्रिंट होता जो मैसेज दोगे तो। नहीं तो दे नहीं सकता, क्योंकि हमें क्या इनपुट करना है, कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स होता है सिंगल डिजिट, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब वो कर लोगे तुम लोग क्वेश्चन अपना ना, जो भी दिया गया था। चलो इसके बाद जा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखो, जस्ट कल हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसी के टाइप के एक आध क्वेश्चन और करेंगे आज। फिर नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा इफ के सब कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखो यार, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ डेज write a program to input number of days and calculate the fine ब्रैकेट में लाइब्रेरी फाइन की बात हो रही है, ठीक है। कैलकुलेट द फाइन यानी लाइब्रेरी फाइन यूजिंग द फॉलोइंग स्लैब। कैलकुलेट द लाइब्रेरी फाइन यूजिंग द फॉलोइंग स्लैब। स्लैब का मतलब होता है टेबल या कुछ कंडीशंस वगैरह, कि इन कंडीशंस के हिसाब से जो है फाइन लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब जा देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में अभी कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे लिख लो, आगे हमने कह दिया नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे हमने कह दिया फाइन पर डे, ऐसे नंबर ऑफ डेज एंड फाइन पर डे, ठीक। अब नंबर ऑफ डेज अगर मान लो स्टूडेंट है, किसी ने तुमने बुक इशू करवाई है, उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। बुक अगर हमारी जो है 1 से 3 दिन के अंदर रिटर्न हो गई तो इतना फाइन लगेगा, मतलब लेट रिटर्न हुई जो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 1 से 3 तक, तो ये कह रहे हैं लाइब्रेरियन कह रहे हैं कि भाई ₹2.50 पर डे लगेगा, रुपीज़ में है ये, ₹2.50 के हिसाब से हर दिन का फाइन लेंगे वो। उसके बाद अगर ये नंबर ऑफ डेज 4 से हमारे हो जाते हैं 9, तो इन्होंने बढ़ा दिया और बोल दिया कि भाई ये ₹4 पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा, और 9 से लेके 15 नहीं, 9 से 15 नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे 10, क्योंकि 9 तक तो यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 to 15 इट विल बी ₹5 पर डे, बट अबव 15 से भी कहीं ज़्यादा हो गए तो ₹6.50 कर दिया, ये ₹6.50 इतना चार्ज देना, वो फाइन देना पड़ेगा। अब एक छोटा सा हम लोग मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मतलब क्या है इसका। तुमने बुक इशू करवाई, तुम्हें 3 दिन के लिए बुक दी गई थी, अब 3 दिन से ज़्यादा हो गए तो क्या होता है, फाइन लगता है। तो ये उसी फाइन की बात, मान लो तुमने 1 दिन लेट कर दिया, 1 दिन, तो कितना फाइन लगा 2.5। अगर हमने 5 डेज हमने लेट कर दी मान लो बुक, तो कितना लगा 5 डेज वाला जो आएगा वो इस वाले स्लैब में आएगा ना, इस वाले स्लैब में आएगा 5 डेज वाला 4 से 9 तक। तो हमें हर एक दिन का, अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो हम लोग अगले टर्न पे करेंगे, कि यहाँ पे कुछ लोग को लगेगा भाई शुरू के 1 से दिन तो ₹2.50 लगेंगे, उसके बाद इतने लगने चालू होंगे। नहीं, उस क्वेश्चन में लिखा होता है नेक्स्ट, ये विदाउट नेक्स्ट है, उसको बोलते हैं फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन। फ्लैट इसमें क्या है कि 3 से जैसे ही चौथा दिन हुआ तो अब वो फाइन जो है ₹4 के हिसाब से कैलकुलेट होगा सारे दिन का, पुराने वाला रेट खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो ये, तो अगर हम लोग 5 डेज के बाद बुक रिटर्न कर रहे हैं तो हमें फाइन कितना लग रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना 4, ₹4 के हिसाब से 5 दिन का ₹20 फाइन हो गया। और अगर मान लो किसी ने कह दिया भाई 10 दिन के बाद हमने बुक रिटर्न की है तो अब क्या फाइन लगेगा, तो उसका जो है
यहाँ पे 10 से 15 डेज के लिए तो ये लग रहा है ना 5, तो डेज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5.0। क्वेश्चन समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू कितनी इनपुट करनी है? 1 कि 2? हाँ, 1। वेरी गुड। क्या वैल्यू है वो? नंबर ऑफ डेज। वेरी गुड। तो हम लोग इसको अब पैरामीटर से बनाएंगे, ठीक है। तो पैरामीटर से बनाते हैं, चलो बनाते चलते हैं साथ में, क्योंकि टफ नहीं है, थोड़ा सा पार्ट हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग बनाओगे, ठीक है। अभी देखना, ठीक है, इसको हम लोग पैरामीटर से बना रहे हैं टाइम सेव करने के लिए। बाकी स्कैनर तो समझ में आएगा। क्लास, क्लास का नाम क्या देना चाहोगे बोलो? हाँ, चलो फाइन दे दो, लाइब्रेरी दे दो, दोनों ही सही है अपनी जगह। फिर हमने कहा वॉइड मेन। पैरामीटर में हम लोग ब्रैकेट्स में ही दे देते हैं इंटीजर डी, दैट मीन्स ये हमने इनपुट कर दिया नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज आ गया है। अब नंबर ऑफ डेज पे लगाएंगे हम लोग कंडीशन, है ना। और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को देना पड़ेगा फाइन। फाइन को हम एफ में ले लें, फाइन पूरा लिख दें, वो अपनी मर्जी है। अब सबसे पहली कंडीशन कोई बोल दो, क्या लगेगी? इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और कहाँ तक? एंड डी लेस देन इक्वल टू कितना? 3। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? तो अब जो फाइन हमारा बनता है, एफ ले लो, फाइन ले लो, एफ ही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वेरिएबल का नाम नहीं लेना चाहिए। फाइन, अब कितना क्या लिखे फाइन में बोलो? हाँ, जो डेज हैं, डेज में क्या, या तो ये 1 डे होगा, या 2 डे होगा, या 3 डे होगा, इन्हीं 3 में होगा ना। कंडीशन चेक करने के बाद ही तो आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डे मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 2.50, ये, ठीक है। चलो लिखते चलो साथ में, कुछ खास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में ध्यान रखना, एलसीफ लगाएंगे, और प्रिंटिंग हम लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक बार करेंगे, नहीं तो बार बार प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, और इफ में ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे। तो एलसीफ में स्पेस होनी जरूरी है, और इफ की लाइन में कभी सेमीकोलन नहीं लगता है। अगर कोई लगाता हो तो मत लगाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर इफ के अंदर एक ही एक चीज स्टेटमेंट है, ठीक है। एल्स इफ डी ग्रेटर देन 3 एंड डी लेस देन इक्वल टू 9। डी ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या? 4 से शुरू होगा, यही तो होगा ना, ठीक है। या तो वो भी लिख सकते हैं क्या? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वो भी एक ही बात हो गई। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर हम चाहे तो इस कोई कह रहा है कि भाई इस कंडीशन को लिखने की जरूरत ही क्या है? अब बोलो क्या करो, सही है कि गलत है? ये कंडीशन ग्रेटर देन 3 की कह रहे हैं, जरूरत नहीं है। कोई कंफर्म करो, सही है कि गलत है? सही है, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन अगर 3 या 3 से कम होंगे तो वो यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ पे आने का मतलब क्या हुआ? मोर देन 3 है, तभी तो यहाँ पे आया है। तो हम लोग चाहे तो हटा सकते हैं, बट लिखेंगे, हम लोग लिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो उससे मिस कन्फ्यूज़न नहीं होता है, दोनों लेकिन सही है। हमने अगर कोई नहीं लिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन तो इट विल बी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हमने चेंज कर दिया। ग्रेटर देन 3 भी सही था। पॉइंट तो समझ में आ गया ना? दोनों ही सही है। अब उसके बाद फाइन कितना बनेगा बताओ? फाइन कितना बनेगा भाई? डी इंटू 4.0, ये डी बन गया। अब इसके आगे जो अपना लिखना स्टार्ट, कंटिन्यू करो, कंप्लीट करो इसको। और वेरिएबल भी एक डिक्लेयर करना है ऊपर। हो गया? चलो जल्दी चेक करके फिर हम लोग थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे। इसमें डेज की बात तो ये हो गई। अभी हम लोग आगे लिखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड डी
लेस देन इक्वल टू 15। इस केस में जो हमारा फाइन बनेगा, डे विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 5.0। यही था ना, शायद 5 था ना, अच्छा लिखा तो इधर 5, और उसके बाद जो है 6.50 पैसे लगेंगे। तो अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट में कह दिया एलसीफ एल्स इफ, खाली एल्स से काम चल जाएगा क्या, चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत से लोग कहते हैं भाई निगेटिव वैल्यू दे दी तो क्या होगा, वो 10th में एज्यूम किया जाता है कि वैल्यू सही इनपुट की जाएगी, वो 11th 12th में आएगा कि हर चीज चेक करनी पड़ती है, ठीक है। सो एल्स, एल्स में फाइन हमारा कितना बन गया, डेज मल्टीप्लाइड बाय क्या, 6.50, और फाइनली सारे हो गए ना। अगर ये सारे फॉल्स होंगे तो ये तो चलेगा, यानी ये मतलब मोर देन 10 15 के ऊपर चला गया, और फिर यहाँ पे हमने फाइनली यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया फाइन फाइन ही, फाइन इक्वल टू प्लस ये मैसेज जो डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस लगाया। अब हमें वैल्यू प्रिंट करनी है फाइन की, वो किस वेरिएबल में स्टोर की है, एफ में, ठीक है। तुमने पूछा था ना, तो वो ऐसे करेंगे, या एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज द फाइन, ठीक है, एफ प्लस डबल कोट्स में इज द फाइन, और ये वाइड मेन बन गया और ये क्लास बन गया। वेरिएबल इसमें एक्स्ट्रा कितने आए, एक, कौन सा, फाइन, तो वेरिएबल एक आया, तो हम लोग उसको यहाँ पे पैरामीटर में जो बोर्ड कहता है उसके हिसाब से हम लोग जो यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे डबल एफ। लेकिन किसी ने अगर यहाँ पे कर दिया, मान लो वो कह रहा है यहाँ पे हम कर दें तो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। अब किसी ने कह दिया कि भाई यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे कर दें तो, अब बता दो ये सही है गलत है, क्या गलत है, हाँ हाँ बोल, हाँ इसमें सही है लेकिन अभी ये गलत है। मतलब इसका क्या हुआ, अगर ऐसे लिखोगे तो तुम्हें हर इफ एफ के आगे डबल लिखना पड़ेगा तब सही होगा। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आदत बनाते हैं ये वेरिएबल को ऊपर कहीं पे भी डिक्लेयर करेंगे, अंदर नहीं करेंगे ना, लूप के अंदर करेंगे। लूप में तो कभी कभी एरर भी उस चीज में आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग हाँ मैसेज में कुछ भी लिख सकते हो बट रिलेटेड हो प्रोग्राम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में आ जाओ। नेक्स्ट प्रोग्राम, write a program to input, write a program हम लोगों ने एक किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला शायद ना, नहीं, हाँ टेलीफोन, अच्छा सॉरी टेलीफोन, एक और कर लेते हैं हम लोग इसी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी बिल का, थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। देखो द इनपुट, लिखो लिखो, इनपुट नंबर ऑफ यूनिट्स, इनपुट नंबर ऑफ यूनिट्स एंड कैलकुलेट द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनपुट नंबर ऑफ यूनिट्स एंड कैलकुलेट द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग, कैलकुलेट द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक स्लैब बनाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक स्लैब बनाएंगे कि किस हिसाब से वो बिल लगेगा, तो यहाँ पे लिखते चलो साथ में। यहाँ पे कह दिया नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहाँ पे कह दिया चार्ज पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, चार्ज पर यूनिट। यूनिट तो सबको पता है ना क्या होती है, हम लोग के घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आता है, यूनिट के हिसाब से, 50 यूनिट चली, 100 यूनिट चली, अभी क्या रेट चल रहा है, किसी को कोई आइडिया है? हाँ वेरी गुड, 7.5 रुपये। लेकिन जो कॉमर्शियल होता है, कॉमर्शियल, ठीक है, जैसे ये जगह कॉमर्शियल है तो यहाँ का मीटर अलग लगा होता है, उसका लगता है 10.5 रुपये, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है। तो चलो, और जितनी ज़्यादा यूनिट हो गई रेट बढ़ते चले जाएंगे, 100 यूनिट तक ये, अगर 100 से 101 हो गया तो पता है 7.5 वाला कुछ और बढ़ के 8 हो जाएगा, एग्जैक्टली हमें नहीं पता बट बढ़ जाता है कुछ, ठीक है। तो इसी लोग क्या करने लगे आजकल, थोड़ा समझदारी करते हैं। जैसे अब ये फ्लोर है, मकान है मान लो, अब यहाँ पे नीचे भी रहते हैं कुछ लोग, ऊपर भी रहते हैं हम लोग, तो अब क्या हो गया, अगर मान लो बहुत, अब 2 जगह जलेगा तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा ना, तो उसके लिए, और मीटर में क्या होगा, स्लैब बढ़ जाएगा। स्लैब बढ़ने का मतलब जो कंजम्पशन होगा वो यूनिट बढ़ आएंगे ना, पता लगा 1000 यूनिट हो गई, तो अब वो स्लैब हमारा कौन सा लगने लगेगा, 1000 वाला, जो भी होता होगा। और अगर हमने क्या कर लिया इसकी जगह
2 मीटर लगवा ले, इस फ्लोर पे अलग उस फ्लोर में अलग, फायदा क्या हुआ? ऊपर वाले का स्लैब कितना 500 यूनिट तक रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, और नीचे वाला तो वो स्लैब ऊपर नहीं पहुंचा, तो वो फायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्लैब को हमेशा नीचे रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हमारी 1 से लेके 100 तक है, ये सब अज्यूम किया गया, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि जो चार्ज पड़ रहा है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट, उसके बाद रुपीज़ में है ये सारे अमाउंट्स। ठीक है, ये सब रुपीज़ में है। ठीक, उसके बाद 101 से लेके 250, ये डैश का मतलब 2 है, 250 तक इन्होंने कह दिया 6 रुपीज़ 50 पैसे हो जाएगा, और 251 से लेके 500 तक ये कह रहा है 8 रुपीज़ पर यूनिट, और अबव 500 ये कह रहे हैं 10 रुपीज़ 50 पैसे हो जाएगा। ये स्लैब चल रहा है इस तरह से, जितनी यूनिट ऊपर हो रही है उतनी जो है चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके नीचे एक चीज़ और लिखना है, मान लो किसी ने एक भी दिन नहीं चलाया तो क्या उसके घर में बिल नहीं आएगा? क्या आएगा? उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉट चार्जेस, कि जो मीटर होता है ना 2 किलोवाट का 5 किलोवाट का, तो उसका वो रेंटल तो लेंगे ही लेंगे। डोमेस्टिक में होता है 120 रुपीज़ और कॉमर्शियल में होता है 360 रुपीज़ समथिंग 1 किलोवाट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को लिख लो एडिशनली, इसको भी हम लोग लिखेंगे एडिशनली यूजर हैज टू पे ₹300 एज मंथली रेंट। एडिशनली यूजर हैज टू पे ₹300 एज मंथली रेंट, मंथली रेंट। फिर ठीक है, इसके बाद एक चीज और लिखना, इसके बाद एक चीज और लिख लो, इफ नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद इफ नंबर ऑफ यूनिट्स आर मोर देन 500, ये हम लोग अपनी तरफ से ऐड कर ले रहे हैं, इफ नंबर ऑफ यूनिट्स आर मोर देन 500 देन यूजर ऑल्सो पे additional cess, user also pay an additional cess, CESS। cess का क्या मतलब होता है? एक टाइप का टैक्स। Additionally user pay if your number of units are more than 500 then user pay the additional cess at the rate 5% on final bill, 5% on फाइनल बिल। कुछ मतलब समझ में आया? ठीक है, पास इतना और देना पड़ेगा अगर 500 यूनिट के ऊपर है एडिशनली। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको बनाएंगे। हाँ, 300 प्लस यूनिट, और अगर ये तभी देना है 5%, अगर जब 500 से ऊपर यूनिट है, नहीं तो ये 5% नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग ने, ये क्वेश्चन ऐसा एक बार बोर्ड में आया था। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पैरामीटर से ही बना लेते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं, चलो साथ में। इसमें कितनी वैल्यू इनपुट करने वाले हैं इस बार? एक। कौन सी? नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यू ले लेना। ठीक है, यू। तो क्लास का नाम हमने दे दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, या बिल कुछ भी दे दो, क्लास इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, मान लेते हैं क्लास इलेक्ट्रिसिटी वॉइड मेन हमने कह दिया इंटीजर u, वॉइड मेन इंटीजर u। अब ये दूसरी चीज, एक चीज ये कुछ लोग गलत करते हैं, क्या ये गलत है, ऐसे लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसको अगर लिखना है तो ये ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे कैसे टाइप होगा। ठीक है, तो ये जो है इसको जो आधा नंबर बोर्ड में कटता है इस बात पे, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। तो हमने कहा इफ u greater than equal to 1 and u less than equal to 100, पहली कंडीशन। तो उस केस में जो बिल है, हम दो काम कर सकते हैं। क्या? वो जो 200 वाला है ना, ये 300 मंथली रेंट है, या तो बार बार लिखते चलें, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, जब पूरा कैलकुलेशन हो जाए लास्ट में एक बार में ऐड कर दें। तो हम इस बार लास्ट में ऐड करेंगे। पिछली बार हम लोग बार बार लिख रहे थे ना। ठीक है, तो इस बार हम दिखाते हैं कि लास्ट में अगर लिखना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है,
लास्ट में। तो अब यहाँ पे बिल कितना आएगा कोई बताओ? हाँ, यू मल्टीप्लाइड, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कितना 5.0, ये इतना बिल आएगा। लिखते चलना साथ में, आसान सा ना। एलसीफ में स्पेस भी देते चलना। यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 101 एंड यू लेस देन इक्वल टू 250, इस केस में जो हम लोग का बिल बनता है वो बन रहा है यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6.50। आगे का काम लिख करो अपने आप तुम लोग। और लास्ट में प्रिंट ठीक है, लास्ट में बिल में हम लोग कितना ऐड कर देंगे? 200 नहीं 300 था शायद ना। ये ब्रैकेट किसके लगाए हैं? तो फिर अगर यहाँ पे मान लो ये कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, अच्छा ये वाली ट्रू हो गई, तो यूनिट तो फिर प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि तुमने प्रिंटिंग एल्स के अंदर, एल्स के ब्रैकेट ये बंद कहाँ किए हैं? अच्छा इधर बंद किया, ठीक। और ये तो ब्रैकेट के वो शेप थोड़ा सही करो, वो समझ में नहीं आ रहा ब्रैकेट है। चलो ठीक, तो इसके बाद अब हम लोग जब हम लिख देते हैं तो चेक कर लेना, वैसे सभी ने सही लिख लिया होगा। यहां पे हम लोग गए एल्स इफ यू ग्रेटर देन 250 एंड यू लेस देन इक्वल टू कितना था 500। तो अब फिर से कुछ बिल आएगा, तो जो बिल आएगा हम लोगों का इस बार आएगा 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 8.00, ठीक है। नहीं तो इसके बाद अब 500 के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेंगे? एल्स लगा देते हैं, ठीक है ना, एल्स लगा देते हैं। इसमें आएगा 10 रुपीज़ 50 पैसे। हाँ अच्छा ये हाँ सही है। इसके बाद एल्स में बिल जो आएगा वो 10 रुपीज़ 50 पैसे, तो यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10.50, सही है, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना रह गया है? हाँ अभी हमको एक तो मंथली रेंट हमने नहीं ऐड किया, दो तरीके थे कि हम मंथली रेंट बार बार यहाँ पे लिखते थे 300 प्लस ये 300 प्लस ये, तो इससे अच्छा इसको लास्ट में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट में इस बार ऐड करके देख रहे हैं कैसे ऐड होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इस बिल को अपडेट करना बोलते हैं, अपडेट, नया वेरिएबल नहीं लेंगे, उसी में हम लोग बिल को क्या कर देंगे? अपडेट। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? बिल इक्वल टू क्या, कोई बोलेगा बताओ? बिल इक्वल टू बिल प्लस 300, यानी ये जो बिल था उसमें 300 और बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना रह गया है? हाँ वो सेस भी देना है, लेकिन वो सेस 500 के ऊपर। तो हमने कहा इफ क्या बोलो कोई? इफ बिल ग्रेटर देन कितना 500। तो अब क्या होगा? ये बिल फिर से बढ़ गया, अब क्या होगा? बिल इक्वल टू ये बिल प्लस जो बिल था वो तो देना ही देना है, 5% और भी दे देना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 5/100.0 ऑफ बिल, ये ठीक। यहाँ पे हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। एल्स में तुमने यू इंटू ये तो तुमने बिल नहीं है, ये तो तुम्हारा वो टैक्स निकला खाली, तुम्हारा पुराना बिल तो है ही नहीं इसमें, प्लस कहाँ है? पुराना बिल भी तो होगा ना, तो यही सही, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में अब हम लोग क्या इसके एल्स लगाना जरूरी है क्या, कोई बताओ? नहीं, एल्स पार्ट ये खाली इफ का हमने इस्तेमाल कर लिया। और अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे SOPLN मंथली बिल इक्वल टू प्लस बिल, ये
और इसके बाद हमने ये void main बंद किया, ये क्लास बंद किया, void main और क्लास, और इसके बाद ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन की बात थी, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने आए इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा? एक वेरिएबल केवल एक आया तो उसको डिक्लेयर कर दे। क्या नाम है वेरिएबल का? डबल बिल। ठीक है, डबल बिल। ये समझ में आ गया सबको? आसान सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा। ठीक है, हाँ क्या करो 500 से? हाँ नहीं, हमने यहाँ पे चेक किया नहीं, एक मिनट यहाँ पे हम दिखाते हैं। ये सब तो हमने क्या किया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करने की वजह से हमने पहले बिल तो नॉर्मल निकाल लिया। ठीक है, हमने नॉर्मल बिल कैलकुलेट कर लिया, जैसे बिल निकलता है ऐसे तो निकाल लेते अभी तक ना। एलसीएफ ये तो इतना बिल, एलसीएफ इतना, ये कर लिया। अब हम नंबर, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है भी। ठीक है, क्या कोई बताओ? हमने जो है बिल लिख दिया है ना, बिल नहीं, कितना, किस पे कंडीशन थी? यू पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेक्शन करेंगे? यहाँ पे यूनिट होना चाहिए था, ये हम अच्छा गलत लिख गए थे। ठीक है, यहाँ पे यू ग्रेटर देन 500, तो इसमें ये ऐसे हो जाएगा, सही है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ क्या चीज़? हाँ कोई नया वेरिएबल भी ले सकते हैं, फाइनल बिल और कुछ, बट फाइनल नहीं ले सकते। फाइनल इज अ कीवर्ड, फाइनल नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। फाइनल बिल लो या कुछ भी लो, बट फाइनल नहीं लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल इफ एल्स हम लोग का हो गया। ठीक है, एक जगह क्वेश्चन लिखो, इनपुट 3 नंबर्स। ये उस दिन हमने किसी ने पूछा था तो हमने विदाउट ऑपरेटर पे किया था ना, अब हम लोग ऑपरेटर के साथ करेंगे। बोर्ड के लायक क्वेश्चन अच्छा है। इनपुट 3 नंबर्स, वो जब पीछे से क्या नाम है, वो गेट उधर कर दो, इस पे शाइन कर रहा है। ठीक, इनपुट 3 नंबर्स एंड अरेंज देम, इनपुट 3 नंबर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इनपुट 3 नंबर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जरा देखते हैं ये क्या है इस क्वेश्चन में। अब प्रिंट तो करना ही होता है, वो लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हमने इनपुट किया, मान लेते हैं 5 9 3, तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसका आउटपुट आ जाए 3 5 एंड 9। ऐसे 3 वेरिएबल है, वो अरेंज हो जाए असेंडिंग में डिसेंडिंग में, एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको समझना, लॉजिक समझने की कोशिश करना। हमने 3 नंबर इनपुट किए, ए बी एंड सी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया, पैरामीटर या स्कैनर कैसे भी कर लिए। उसके बाद इनमें सबसे छोटा नंबर हम ऐसे करें, सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, हम 3 वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं और इनको M1 M2 M3 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये सबसे छोटा नंबर ABC में कैसे निकलेगा? 2 तरीके, या तो इफ एल्स से निकालो और नहीं तो मिन से भी निकाल सकते हैं। निकल आएगा मिन से, बट मिन फंक्शन में एक प्रॉब्लम है, क्या? 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पे भी काम कर सकता है। तो क्या करेंगे उसको, जो हम इसको बना के बताते हैं। ठीक है, तो लिखते चलो साथ में। क्लास, क्लास का नाम दे दिया अरेंज, क्लास का नाम अरेंज, और हमने कहा वॉइड मेन, वॉइड मेन इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी। ये ए बी और सी 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। अब इनमें से सबसे छोटा हम ला रहे हैं M1 में। ठीक है ना, सबसे छोटा ABC में M1, और इफ एल्स के बजाय हम लोग मिन मैक्स का भी यूज कर सकते हैं, मिन का। तो यहाँ पे हमने MN, मिन वेरिएबल नहीं लेंगे क्योंकि फंक्शन का नाम भी मिन होता है ना, इसलिए MN ले लिया। यस हमने, हाँ चलो अभी हमने M1 बोला था ना, वही ले लेते हैं। ठीक है, M1, बाकी कुछ भी ले लो वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, M1 क्या कैसे निकालें बताओ? तीनों का मिनिमम, मैथ डॉट मिन, मैथ डॉट मिन, और फिर से लगा देते हैं हम लोग मैथ डॉट मिन। ये मैथ डॉट मिन A, B, C, ऐसे A, B, C। कोई दिक्कत?
इससे क्या हुआ, ए और बी का मिनिमम आया, उस आंसर से सी से उसने मिनिमम चेक कर लिया, तो अल्टीमेटली ए बी सी का मिनिमम आ गया। ठीक है, तो अब जब ये मिनिमम आ गया तो अब हम लोग का m1 सबसे छोटा तो आ गया, अब बचा क्या, दो m2 और m3 निकालना है ना। लेकिन हमें नहीं पता है कि इस m1 में कौन सा आया है, हो सकता है ए आया हो सकता है बी या सी, कोई भी हो सकता है। तो हम लोग इसके लिए एक पार्ट हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इफ हमने कहा अगर m1 में कौन आ गया, a आ गया, m1 में a आ गया, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन है, a। अब डिसाइड किस में करना रह गया, बाकी है b और c में चेक करना है कौन m2 और कौन m3 बनेगा, एक तो डिसाइड है ना। तो अब हम लोग कंडीशन अंदर जाके नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं हम लोग। ये इसके अंदर हमने क्या करा, इफ क्या, a तो डिसाइड है ना, a तो डिसाइड हो गया, a की तो बात ही नहीं करना है, अब किसकी बात करनी है अब, तो अब क्या कंडीशन लगाए b और c में। तो अब हमने कहा b, अगर b लेस देन c, इसका मतलब दूसरा छोटा नंबर कौन बना, b बना कि c बना, b बना, क्योंकि a तो डिसाइड था, अब b और c में चेक कर दो। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, m2 इक्वल टू क्या, b, और m3 इक्वल टू कौन बना, c। लेकिन हो सकता है ये b और c में कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, हो सकता है ना, b और c में कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसी के एल्स में क्या करेंगे, इसी के एल्स में बस हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो इसलिए आगे का तुम लोग घर में करोगे। एल्स करा, अब क्या करें, कोई गेस करो, b और c में तो चेक हो गया, इसका लगा ये फॉल्स है, तो यानी c छोटा होगा b से ना। ठीक है, तो नहीं अब लिखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे m2 कौन बन जाएगा, बोलो c, और m3 कौन बन जाएगा, b, ये, और हमने इस इफ को कर दिया बंद। हाँ, लिखना चाहे लिख दो, बट जरूरत है नहीं वैसे, तो हम नहीं लिखते। क्लियर हो रहा है, ये नोट कर लो जल्दी से। और इसके बाद बस एक लाइन लिख के हम लोग इसको खत्म करेंगे, क्योंकि बाकी अब घर में कर लोगे, नहीं तो लेट भी हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, इसके बाद या बस 1 मिनट, अब ज्यादा नहीं। ठीक है, एलसीफ में क्या लिखने वाले हैं, बता दो कोई, एलसीफ क्या, m1 कौन हो जाए, अगर b हो जाए, तो अब यहां पे कंडीशन किस पे लगाओगे, अब समझ में आया, ऐसे करते चले जाओगे, और दिक्कत है तो फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।